हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में इरोडो के प्रॉब्लम 3.27 पे डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप क्वेश्चन सुने। आई स्पेस इज फिल्ड अप विद अ चार्ज विद वॉल्यूम डेंसिटी रो इक्वल टू रो नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा आर क्यूब वेयर रो नॉट एंड अल्फा आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस सिस्टम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर। यानी आपको आर के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है आर डिस्टेंस पॉइंट पर ओ से। एक बार देखें कि क्या सिचुएशन स्पेस में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओ एक पॉइंट है जिसको सेंटर माना गया है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और ओ पॉइंट की सराउंडिंग में चारों तरफ स्पेस में चार्ज को फिल किया गया है, और उस चार्ज की डेंसिटी रो इक्वल टू रो नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा आर क्यूब फॉर्मूले से दी जा रही है। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपने ओ पॉइंट की सराउंडिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो फॉर्मूला गिवन है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इस पूरे स्पेस में चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अलग अलग डिस्टेंसेस पर चार्ज की डेंसिटी अलग अलग है। लेकिन अगर आप किसी एक स्टैटिक आर की वैल्यू पर बात करें, अगर आप आर की एक स्टैटिक वैल्यू पर बात करें, तो किसी स्टैटिक वैल्यू के लिए जो चार्ज डेंसिटी है उस पोजीशन के सारे पॉइंट्स पर एक बराबर है। यानी सेंटर से अगर मैं किसी डिस्टेंस y पर कंसीडर करूं, r की वैल्यू y पुट करके किसी dy थिकनेस की लेयर के लिए बात करूं, तो आप समझ सकते हैं कि इस लेयर के हर पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। यानी चाहे ये चार्ज डेंसिटी इस पूरे स्पेस में नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लेकिन इस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को ओ के अराउंड बहुत सारे यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर्स से मिलकर बना माना जा सकता है। यानी ओ की सराउंडिंग में आप इस पूरे स्पेस के चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंसीडर कर सकते हैं। अलग अलग रेडियस की लेयर्स मान सकते हैं, अलग अलग रेडियस के हॉलो स्फीयर्स कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने को कहा गया है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं आर डिस्टेंस तक के लिए एक गॉसियन स्फीयर तैयार कर रहा हूं जिसके अंदर स्पेस का कुछ चार्ज इनक्लोज होता है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करना चाहेंगे इस पॉइंट पर कि जो गॉसियन स्फीयर हमने बनाया है, क्या उस गॉसियन स्फीयर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी जबकि ये चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस पर एक एक्सप्लेनेशन समझें कि ये चार्ज चाहे स्पेस में नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लेकिन ओ पॉइंट के अराउंड ये चार्ज बहुत सारे यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर्स का कॉम्बिनेशन माना जा सकता है। और आपने जो गॉसियन सरफेस तैयार किया है वो भी ओ की सराउंडिंग में बना हुआ एक आर रेडियस का हॉलो स्फेरिकल सरफेस है। सो क्लियरली अगर एक हॉलो स्फेरिकल सरफेस जिसकी रेडियस y है उसके चार्ज की बात की जाए तो हम जानते हैं उसमें चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है। तो जैसा हमने पढ़ा है अपने पिछले आर्टिकल में कि यूनिफॉर्म डेंसिटी का कोई हॉलो स्फीयर किसी आउटर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसेस थ्योरम से कैलकुलेट किया जा सकता है। या यूं कह लीजिए कि इस हॉलो स्फेरिकल लेयर के कारण इस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री के कारण सेम होगा। यहां पर ध्यान रहे, गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए किसी सिमेट्री को नहीं देखा जाता, क्योंकि गॉस थ्योरम फ्लक्स निकालने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जब गॉस थ्योरम को एप्लीकेशन के रूप में यूज किया जाता है फील्ड निकालने के लिए, तो आपको यह देखना बहुत जरूरी है कि क्या आपके द्वारा चुने गए गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है या नहीं है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम नहीं है तो फिर आप गॉस थ्योरम तो अप्लाई कर पाएंगे फ्लक्स निकालने के लिए, लेकिन फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इसके एप्लीकेशन से। तो चूंकि हमें इस आर डिस्टेंस वाले पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, तो हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओ की सराउंडिंग में इस पी पॉइंट तक जितना भी चार्जेस स्पेस में या इस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज है, क्या ये यूनिफॉर्म डेंसिटी के बने हुए हॉलो स्फीयर्स का कॉम्बिनेशन माना जा सकता है। तो चूंकि चार्ज डेंसिटी रेडियली चेंज हो रही है, तो यस, सेंटर से ओ पॉइंट से अलग अलग डिस्टेंसेस पर इस पूरे स्पेस में करोड़ों हॉलो स्फीयर्स इमेजिन किए जा सकते हैं, जिसमें से ओपी रेंज में जितने हॉलो स्फीयर्स आएंगे
वो तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में नेट कंट्रीब्यूशन देंगे, लेकिन जो होलो स्फीयर P पॉइंट के बाद क्रिएट होंगे उन होलो स्फीयर्स का जो नेट कंट्रीब्यूशन P पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा वो 0 होगा। सो अगर सिमेट्री हमें दिखाई दे सकती है इस क्वेश्चन में तो हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। सो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के लिए अगर बनाया जाए तो ये बनेगा E डॉट ds इक्वल टू Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमें Q इनक्लोज्ड कैलकुलेट करना होगा। सो इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज नेट इनक्लोज है इस r रेडियस तक, उसकी वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं। सो जो Q इनक्लोज्ड की वैल्यू आ जाएगी इस गॉसियन सरफेस के लिए, उसका वैल्यू हो जाएगा, इस लेयर के लिए पहले मैं निकाल लेता हूं, इस लेयर पे कितना चार्ज इन्वॉल्व है पहले वो देख लेते हैं। तो वो आ जाएगा 4 पाई y स्क्वायर dy, जो कि इस लेयर का वॉल्यूम है। और आप जानते हैं कि अगर मैं वॉल्यूम को इस लेयर के स्पेस में, जो इस लेयर के पास वॉल्यूम डेंसिटी है, उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो इस लेयर का चार्ज कैलकुलेट हो सकता है। यानी ये मैंने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फॉर्मूला लगा के इस लेयर पे, इस होलो स्फीयर पे जो कि dy थिकनेस का है, चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की है। अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं 0 से r तक तो आप समझ सकते हैं कि इस समेशन से इस पूरी रेंज में जितना भी चार्ज P पॉइंट तक स्पेस का इनक्लोज हो गया है इस स्फीयर गॉसियन सरफेस के अंदर, वो निकल जाएगा। अब इसे कैलकुलेट एक बार कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 टू r e टू द पावर माइनस अल्फा y क्यूब इंटू dy इंटू वाई स्क्वायर। सो अब हमें इस टर्म को इंटीग्रेट करना होगा और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें मैंने बाहर कर लिया है। हम क्लियर देख पा रहे हैं कि अगर हम पावर को t कंसिडर करें तो ये y स्क्वायर dy को एक नए वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। सो माइनस अल्फा y क्यूब को t कंसिडर करने पर और इसे डिफरेंशिएट करने पर ये बन जाएगा माइनस अल्फा 3y स्क्वायर dy इक्वल टू dt, और क्लियरली dt की वैल्यू हो जाएगी y स्क्वायर dy अपॉन माइनस 3 अल्फा। y स्क्वायर dy की वैल्यू और e टू द पावर माइनस अल्फा y क्यूब की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करने पर ये बन जाएगा Q इनक्लोज्ड इक्वल टू 4 पाई रो नॉट इंटू इंटीग्रेशन 0 टू, अब चूंकि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो लिमिट भी चेंज होंगी। सो अगर आप y को 0 पुट करें तो t का वैल्यू 0 ही आएगा, लेकिन अगर आप y को r पुट करें तो अपर लिमिट माइनस अल्फा r क्यूब आ जाएगी और e टू द पावर माइनस अल्फा क्यूब बन जाएगा e टू द पावर t, और ये y स्क्वायर dy बन जाएगा dt अपॉन माइनस 3 अल्फा। इस माइनस 3 अल्फा को अगर हम इंटीग्रेशन से बाहर कर दें क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो अब हमें e टू द पावर t को इंटीग्रेट करना होगा, जो कि हम जानते हैं e टू द पावर t ही होता है। सो फाइनली आ जाएगा माइनस 4 पाई रो नॉट अपॉन 3 अल्फा इंटू e टू द पावर t, और हमें लिमिट लगानी है 0 से माइनस अल्फा r क्यूब। सो इस लिमिट को पुट करने पर जो Q इनक्लोज्ड का फाइनल वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा Q इनक्लोज्ड इक्वल टू माइनस 4 पाई रो नॉट अपॉन 3 अल्फा इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा आर क्यूब माइनस ई टू द पावर 0, जो कि 1 होता है। और ये माइनस अगर मैं शिफ्ट कर दूं अंदर तो ये बन जाएगा 4 पाई रो नॉट अपॉन 3 अल्फा इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा आर क्यूब। सो इतना चार्ज आपके इस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज है। अब अगर इस Q इनक्लोज्ड की वैल्यू को मैं इस गॉसियन ये गॉस स्टेटमेंट में, गॉसियन थ्योरम में पुट करूं तो कैसे ये सॉल्व हो के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देगा, एक बार देखें। अगर मैं इस इंटीग्रेशन फॉर्मेट में वैल्यू पुट करूं तो ये बन जाएगा E mod ds mod इंटू कॉस 0 डिग्री। एक बार इस स्टेप पे ध्यान दें कि मैंने इस E डॉट ds को ओपन कर दिया डॉट प्रोडक्ट से, और चूंकि हम जानते थे कि इस गॉसियन सरफेस के किसी भी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ds वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल होगी, क्योंकि किसी भी स्फीयर के सरफेस पे एक छोटा सा ds एलिमेंट जो सरफेस वेक्टर देता है वो रेडियल डायरेक्शन में देता है, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन जैसा इतनी देर से हमने डिस्कस किया कि इसे बहुत सारे हॉलो स्फीयर्स का जो कि यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले हैं उनका कॉम्बिनेशन माना जा सकता है ओ पॉइंट की सराउंडिंग में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ओ से रेडियली आउटवर्ड होगा।
सो ई और ds के पैरेलल होने के कारण हम 0 डिग्री एंगल यूज कर रहे हैं। सो ये बन जाएगा Q इनक्लोज्ड जो कि 4 पाई रो नॉट अपॉन 3 अल्फा इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा आर क्यूब के बराबर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसे सॉल्व किया जाए और ये टर्म इस बात को समझा जाए कि आपके द्वारा बनाए गए गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम है, तो E को सिग्मा से बाहर लेके आप इसे सिग्मा ds में चेंज कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दें, बिना मॉड के अगर मैं बिना वेक्टर लगाए E और ds लिख रहा हूं तो आप समझें कि ये मैग्नीट्यूड प्रेजेंट किया जा रहा है। सो E सिग्मा ds इक्वल टू 4 पाई रो नॉट अपॉन 3 अल्फा एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा आर क्यूब। और फाइनली अगर मैं सिग्मा ds अप्लाई करूं इस पूरे सरफेस के लिए तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर हम जानते हैं कि ऐसे सभी छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट जोड़ने पर टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 4 पाई रो नॉट अपॉन 3 अल्फा एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा आर क्यूब हो जाएगा। अब अगर इस टर्म को सॉल्व किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ मिलेगा वो होगा रो नॉट अपॉन 3 अल्फा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा आर क्यूब। सो जो स्ट्रेंथ आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो होगी रो नॉट अपॉन 3 अल्फा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा आर क्यूब। और यही इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है, सही चॉइस यही है। सो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इस केस में गॉस थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। आउटर स्पेस का कंट्रीब्यूशन जैसा हमने डिस्कस किया 0 ही होगा, तो जितना चार्ज O से P तक के रीजन में इनक्लोज हुआ है, इस रेडियस के वॉल्यूम में इनक्लोज हुआ है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकलेगा वही अल्टीमेटली इस पूरे स्पेस में भरे चार्ज के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। यहां पर ये ध्यान दें स्टूडेंट्स कि आउटर चार्ज को छोड़ा नहीं जा रहा है, आउटर स्पेस के चार्ज को भी P के इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट किया गया है, बट उसे लिखा इसीलिए नहीं गया क्योंकि हम जानते थे कि सिमेट्री से आउटर स्फीयर एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का हॉलो स्फीयर अपने अंदर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेट कंट्रीब्यूशन देता है वो 0 होता है। सो बाहर की जितनी भी लेयर्स थी, जितने भी हॉलो स्फीयर्स थे, उनका नेट कंट्रीब्यूशन 0 होने के कारण उन्हें लिखा नहीं गया। सो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इस केस में कैलकुलेट कर पाएंगे। थैंक यू।